हेलो। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में हमने देख लिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो तो उसका मतलब होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अगर कोई पूछे कि किस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और एक पॉइंट हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर दिख रही है किसी फ्रेम में, तो उस फ्रेम में वो इक्विलिब्रियम पर होगी ही। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे रेस्ट पर भी होना चाहिए। बेसिकली इक्विलिब्रियम का सिंपली मीनिंग है कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होता है, जीरो होता है। समझ आई बात? ठीक है ना? तो उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स की थी, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और हर डायरेक्शन के नेट फोर्स को जीरो कर देते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर। ठीक है ना? तो मान लो ये हमारे पास ए है, ये आपके पास बी है, ये 3 kg का है, ये 2 kg का है और इससे कनेक्टेड है। ठीक है ना? कनेक्टेड है पूरा ब्लॉक वॉल से, और इस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन वर्टिकल के साथ 37 डिग्री बनाते हुए। ठीक है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम बताया गया है आपको, सिस्टम इज एट रेस्ट। तो आपको बताना है नॉर्मल बिटवीन ए एंड वॉल, नॉर्मल बिटवीन बी एंड वॉल, नॉर्मल बिटवीन ए एंड ग्राउंड, नॉर्मल बिटवीन बी एंड ग्राउंड, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। बता दीजिए। तो देख लो, आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होगा। पहले हम बना देंगे ए का और बना लेंगे बी का। ठीक है ना? ये मैं एक्सिस ले लेता हूँ क्योंकि सब कुछ हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, तो 2 ही एक्सिस काफी है हमारी। इंक्लाइन प्लेन है नहीं तो एक्स्ट्रा एक्सिस बना के कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले ए के ऊपर mg लग जाएगा 30। उसके बाद हम देखते हैं कांटेक्ट, तो कांटेक्ट बी के साथ है तो ऊपर की तरफ लगेगा NAB। कांटेक्ट वॉल के साथ है तो वॉल से लगेगा NAW। अब देख लेते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, तो हाँ भाई, एक एक्सटर्नल फोर्स बताया गया है 50 न्यूटन 37 डिग्री पे। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसे अगर मैं कंपोनेंट्स में ले लूं तो यहाँ आएगा 50 sin 37, यानी कि 30 न्यूटन
और नीचे की तरफ आएगा 50 cos 37 यानी कि 40 न्यूटन। तो वर्टिकली डाउन एक हमारे पास आ गया है क्या 40 न्यूटन, और एक राइट की तरफ आ गया है हमारे पास कितना 30 न्यूटन। ये एफ ए का फ्री बॉडी डायग्राम खत्म हो गया। बी का फ्री बॉडी डायग्राम, बी का मास है 2 kg, तो अर्थ उसे खींचेगी mg यानी 20 न्यूटन से। कांटेक्ट देख लेते हैं, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है तो NBG, वॉल के साथ कांटेक्ट है तो NBW, ए के साथ कांटेक्ट है तो ए पुश कर सकता है नीचे तो NAB, दोनों के बीच का फोर्स। और कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं। तो दोनों के लिए अब नेट फोर्स x में 0, नेट फोर्स y में 0। तो a के लिए अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x में फोर्स अगर मैं 0 करूँ तो NAW, आगे लगने वाला फोर्स बराबर हो जाना चाहिए पीछे लगने वाला फोर्स, तो NAW की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 30 न्यूटन। सिमिलरली y में अगर मैं बैलेंस करूं तो मुझे मिलेगा ऊपर लगने वाला फोर्स यानी NAB, ये इक्वल होना चाहिए नेट नीचे लगने वाला फोर्स 30 + 40 यानी कि 70 न्यूटन। तो NAB की वैल्यू आपको मिल गई 70 न्यूटन। बी के लिए अगर हम x में नेट फोर्स 0 करें तो x में सिर्फ फोर्स है NBW, वो हो जाना चाहिए 0। y में फोर्सेस, ऊपर लगने वाला फोर्स NBG, ये इक्वल होना चाहिए नीचे लगने वाला फोर्स 20 प्लस नीचे ही लग रहा है NAB, तो NBG की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 70 + 20 यानी कि 90 न्यूटन। सारे फोर्सेस आ चुके हैं क्या? 4 हमने निकाल लिए, 5 पूछे गए थे क्योंकि NAG भी पूछा गया है। ए का तो ग्राउंड से कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो NAG तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए था। क्या सभी लोगों को क्लियर हुआ है? किसी को कोई डाउट? किसी को अगर कोई डाउट है तो यही समय है पूछने का। चलो अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों में, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ ब्लॉक्स ले रहा हूँ। एक चीज जो बहुत ज्यादा यूज होगी हमारे इसके अंदर NLM के अंदर वो है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग यानी कि रस्सी, रस्सी कह सकते हैं। तो याद आपको ये रखना है कि स्ट्रिंग जो हम यूज करेंगे पूरे NLM में वो हम आइडियल स्ट्रिंग यूज करेंगे। आइडियल स्ट्रिंग का मीनिंग हो जाता है कि आपने जो स्ट्रिंग ली होगी वो मासलेस होगी, पहली बात तो, पहली चीज वो मासलेस होगी, और दूसरी चीज वो इनएक्सटेंसिबल होगी। इनएक्सटेंसिबल होगी, इनएक्सटेंसिबल का मतलब हो गया कि उसकी लेंथ इज कांस्टेंट। समझ आ रही है कि बात? तो जब भी आप NLM के अंदर कहीं भी स्ट्रिंग देखते हो, एक रस्सी देखते हो, तो आपको याद रखना है पहली चीज तो वो मासलेस है यानी कि उसका मास क्या है 0 है, और दूसरी चीज वो इनएक्सटेंसिबल है यानी कि उसकी लेंथ क्या है कांस्टेंट है। अच्छा, मासलेस होने से क्या होगा? अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है, अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है तो मैं ये कह सकता हूं कि नेट फोर्स on any particle of the string will be 0। अरे है कि नहीं? क्योंकि आपको न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मान लिया कि हो सकता है कि रस्सी एक्सीलरेट कर रही हो, ऐसा पॉसिबल है कि मान लो रस्सी एक पत्थर से बंधी हुई है, वो पत्थर एक्सीलरेट कर रहा है तो उसके साथ रस्सी भी एक्सीलरेट कर रही है। लेकिन जब हर पार्टिकल का, इसके ऊपर मैं कोई भी छोटा सा पार्टिकल ले लूं तो उसका मास अगर 0 है तो उस पर नेट फोर्स भी हमेशा क्या होना चाहिए 0 ही होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और ये भी याद रखना है कि स्ट्रिंग कैन एक्सेलरेट, स्ट्रिंग कैन एक्सेलरेट। कई लोग ये कहने लग जाते हैं कि भाई मास नहीं है तो एक्सेलरेट भी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग जिस चीज से बंधी हुई है उसके साथ वो एक्सेलरेट कर सकती है। क्लियर हो रहा है क्या ये आपको? तो अब यहाँ पे एक और टर्म यूज की जाएगी बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो टेंशन का सिंपल सा मीनिंग अगर मैं हिंदी में बोलूं आपको तो वो होता है तनाव, ठीक है ना। तनाव का मतलब खींचना किसी चीज को। तो ऐसा मानो कि एक वॉल है जिससे ये एक रस्सी बंधी हुई थी और आपने इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया है F। तो क्या रस्सी टाइट हो जाएगी? तो रस्सी अगर टाइट हो जाती है यानी कि टाइट स्ट्रिंग अगर आपके पास है
तो लैंग्वेज में कई बार क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि वो लिख देंगे स्ट्रिंग इज टॉट। तो कई लोग इंग्लिश से परेशान होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर कहीं पे उन्होंने लिख दिया स्ट्रिंग इज टॉट, तो उसका मतलब सिंपली है कि स्ट्रिंग क्या है आपकी, टाइट है, उसके अंदर टेंशन आ गया है। अब टेंशन का मीनिंग क्या है? तो टेंशन बेसिकली आपको बताता है कि क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग के हर पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्योंकि हमें पता है हर पार्टिकल ऊपर नेट फोर्स 0 होने वाला है, तो किसी भी पार्टिकल को उठा के अगर मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ऑल्दो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये तनाव तो महसूस कर ही रहा होगा क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो जो फोर्स की वैल्यू इसके दोनों तरफ इक्वल और ऑपोजिट लग रही होती है, उसी को आप कहते हो टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ताकि लगेगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, लेकिन इसके ऊपर तनाव है। आप ऐसा सोचो, आपको कोई दोनों तरफ से दोनों हाथ पकड़ के इक्वल फोर्स से खींचे, तो आपके ऊपर नेट फोर्स तो 0 होगा, पर आपका जीवन काफी समस्या में होगा, है कि नहीं? आपको दुख होगा, दर्द होगा, टेंशन होगा, एक तरह से, समझ आ रहा ना? आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, टेंशन बोल देते हैं। अब यहां से क्लियरली एक बात बोली जा सकती है कि अगर इस एंड वाले पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो एक तरफ तो इस पे लग रहा है F और दूसरी तरफ है स्ट्रिंग, यानी यहां लग रहा है टेंशन। तो T बराबर आपको मिल गया क्या, F। यानी स्ट्रिंग को आप जितने फोर्स से खींचते हो, पूरी स्ट्रिंग के अंदर वही टेंशन आ जाता है। और टेंशन सिर्फ तब होता है जब स्ट्रिंग कैसी हो, टॉट हो। क्या है, क्लियर है आपको? जब जब स्ट्रिंग टॉट होगी तभी क्या हो सकता है, सिर्फ टेंशन हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रिंग पुल कर सकती है, हाँ। क्या स्ट्रिंग पुश कर सकती है? क्या स्ट्रिंग पुश कर सकती है? तो स्ट्रिंग कैन ओनली पुल एंड नॉट पुश। अब ये तो सबको ही पता होगा, है ना? किसी आदमी को आपने रस्सी से बांधा है तो उसे आप अपनी तरफ खींच सकते हो। ऐसा नहीं है कि रस्सी को धक्का मारे तो आदमी भी उधर धक्का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। तो याद रखना, पुश करने की कैपेबिलिटी हमारी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? कौन कौन सी स्ट्रिंग हमारे क्वेश्चंस में आने वाली है? क्लियर है? चलो, एक और चीज भी यूज होगी डायग्राम्स में, जिसे हम बोलेंगे पुली। और ये पुली भी कैसी ली जाएगी, आइडियल। आइडियल पुली किसे बोला जाएगा? तो आइडियल पुली बोला जाएगा आपकी मासलेस पुली। मासलेस का मतलब फिर से वही हो गया, अगर मास 0 है तो नेट फोर्स ऑन द पुली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इट कैन एक्सेलरेट, पुली एक्सेलरेट कर रही हो सकती है। मान लो जिस भी रस्सी से वो बंधी हुई है या जिस भी पत्थर से वो बंधी हुई है, वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो साथ ही साथ पुली भी एक्सेलरेट करती है। पर याद आपको ये रखना है कि अगर आपने आइडियल पुली ली है और वो मासलेस है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। और आइडियल पुली अगर मैं लूंगा इन क्वेश्चंस में, तो उसे मैं स्मूथ भी लूंगा। स्मूथ यानी कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, स्मूथ है पूरी तरह से। तो सिंबल जो पुली के लिए हम यूज कर लेते हैं वो कुछ इस तरह का यूज कर लेते हैं, अगर आपने देखा हो, ठीक है ना? तो अब ये पुली होगी जो कई क्वेश्चंस में आपको दिखाई जा सकती है। मान लो कि इस तरह से इसके ऊपर रस्सी डली हुई है, ठीक है ना? इस तरह से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। इस चीज को एटवुड्स मशीन कहते हैं, पर मैं आगे बताऊंगा। तो अभी तो मान लो बस एक पुली है जिसपे हमारी आइडियल स्ट्रिंग डली हुई है और उससे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, ठीक है? तो याद रखना, अगर ये नीचे जाता है ए से और ये भी ऊपर जा रहा है ए से, तो मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या ये पुली घूम रही होगी? क्या ये पुली घूम सकती है? क्या पुली गोल गोल घूमती है? ये हिंज होता है, यहाँ पे कील लगी हुई है, ठीक है ना? तो याद रखना, आइडियल पुली डज नॉट रोटेट, डज नॉट रोटेट। हमारी जो आइडियल पुली है वो कभी भी रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि वो स्मूथ है। आप ऐसा सोच के देखो कि बेसिकली ये पुली है, इसके ऊपर रस्सी इस तरह से डली रहती है ना? यहां से ये हिंज है, रस्सी अगर इस तरह से मूव कर रही है, आप चाहते हो कि पुली रस्सी के साथ घूमे, तो इनके बीच में फ्रिक्शन होना जरूरी है। समझ आ रही है बात? अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमने बोला है कि हमारी पुली स्मूथ है, इसका मतलब कि आपकी पुली रोटेट नहीं करेगी, ठीक है ना? सीधे सीधे से आपको याद रखना है कि रोप स्लाइड्स
ऑन द पुली, रोप स्लाइड्स ऑन द पुली। समझ आ रही है बात? अच्छा, स्ट्रिंग के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये है कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अगर कोई एक रस्सी है तो उसके अंदर एक ही टेंशन हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रस्सी की आधे पोर्शन में कुछ और टेंशन है, उसके आधे पोर्शन में कुछ और टेंशन है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस रोप है तो उसके अंदर टेंशन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हर पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है कि नहीं बात? तो इन चीजों का ध्यान रखना भाई। क्या एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन होगा? पुली अगर आइडियल है तो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 होगा, पर वो एक्सेलरेट हो सकती है। अगर वो स्मूथ है तो वो घूमेगी नहीं, उसके ऊपर रस्सी क्या करती है, सिंपली स्लाइड करती है, पुली एज इट इज रखी रहती है। क्या इतने पॉइंट्स क्लियर हैं? चलो तो सवालों पे चल लेते हैं फिर। तो ये रहे जैसे आपके क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं बोलूं ये तो टाइम पास है कि मान लो एक स्ट्रिंग है और उससे एक पत्थर लटका हुआ है 10 kg का, और मैं आपसे पूछूं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, तो आप बता सकते होगे शायद सीधे सीधे से। ट्राई कर लो फटाफट, अगर किसी से नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ। सीधी सी बात है, 10 kg का पत्थर है, एफबीडी बना देता हूं मैं, ठीक है ना? तो नीचे एक तो mg लग जाएगा 100। कोई कांटेक्ट है क्या इसका? कोई कांटेक्ट है? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं आ रहा। अब याद रखना कि स्ट्रिंग हमेशा क्या कर सकती है, पुल। पुल कर सकती है तो कहां पुल करेगी, ऊपर पुल कर सकती है, टी। नेट फोर्स 0 है क्योंकि लटका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स अगर 0 है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो 100 न्यूटन आपका आंसर है। अरे समझ आई क्या बात? 100 न्यूटन आपका आंसर होगा। चलो भाई और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग for equilibrium conditions।
हाँ भाई देखो, तो पहले वाले में एफपीडी बना लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। 10 केजी का पत्थर है, ठीक है ना। एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। सबसे पहले हम एमजी ड्रॉ करते हैं, वो आ गया हमारा 100। कोई कांटेक्ट तो है नहीं, हवा में लटक रहा है, तो बस स्ट्रिंग का फोर्स दिख रहा है, टेंशन पुल करेगी इस तरह से। तो यहां से एक पुल कर रही होगी टी, और यहां से भी पुल कर रही होगी टी। दोनों टेंशन सेम होंगे क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है। सब कुछ सिमेट्रिकल है तो समझना होगा कि फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये 30 है, ये 30 है। कंपोनेंट्स ले लो। इस तरफ आ गया टी कॉस 30 डिग्री, इस तरफ आ गया टी कॉस 30 डिग्री, ऊपर की तरफ इसका आ गया टी साइन 30 डिग्री, इसका भी ऊपर की तरफ आ गया टी साइन 30 डिग्री। एक्स में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो, एक्स में तो फोर्स कट रहा है, एक लेफ्ट में एक राइट में। वाई में अगर देख लें सिंपली, तो ऊपर की तरफ लग रहा है 2t साइन 30 डिग्री, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, 100 न्यूटन के। वैल्यू पुट कर दो, टी आपको मिल गया कितना, 100 न्यूटन। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 100 न्यूटन। टेंशन इन स्ट्रिंग S1 एज वेल एज इन स्ट्रिंग S2 इज 100 न्यूटन। अरे क्लियर हुआ कि नहीं। सेकंड में देख लेते हैं भाई, 2 केजी का पत्थर था, एक हमारे पास 3 केजी का पत्थर था, और एक हमारे पास 5 केजी का पत्थर है। मुझे साफ दिख रहा है कि एक्स में तो कोई फोर्स है नहीं। 2 केजी पे ग्रेविटी नीचे लग रही होगी 20, 3 केजी पे ग्रेविटी नीचे लग रही होगी 30, 50 केजी पे, सॉरी 5 केजी पे 50। मैंने सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स बनाया है, कोई कांटेक्ट फोर्स तो है नहीं। अब देख लेते हैं 5 केजी पे पुल करती है स्ट्रिंग हमेशा, ध्यान से देखना। ये जो S3 स्ट्रिंग है, ये सिर्फ पुल करती, खींचती है। तो ये 5 केजी को कहाँ खींचेगी, उससे दूर ऊपर की तरफ। इसमें टेंशन T3 बोल दूं मैं अगर, तो इस पे ऊपर लग रहा है T3। समझ आई क्या बात। अच्छा 3 केजी को देखो, 3 केजी पे भी S3 कनेक्टेड है, तो उसको पुल कैसे करेगी, उससे दूर, खुद से दूर। तो यहाँ नीचे लग रहा है T3। अच्छा यहाँ ऊपर क्या लग रहा होगा, यहाँ स्ट्रिंग 2 है तो यहाँ लग रहा होगा T2। यहाँ T2 लग रहा है, 2 केजी पे कहाँ लग रहा होगा, वो नीचे की तरफ, रस्सी नीचे खींचेगी उसे, तो यहाँ लग रहा है T2। और फाइनली ऊपर लग रहा होगा क्या, T1। अरे समझ आया क्या। तो 5 केजी का रेस्ट पे है, अगर इससे मैं देखूं तो T3 मुझे मिल गया सीधे 50 न्यूटन। T3 आ गया आपका 50 न्यूटन। उसको यहाँ पे पुट कर दूं तो देखो 30 नीचे और 50 नीचे, यानी 80 नीचे, ऊपर T2। तो T2 मिल गया कितना, 80 न्यूटन। T2 आ गया 80 न्यूटन। अब 2 केजी को देखो, 80 नीचे, 20 नीचे, 100, तो T1 आ गया आपके पास कितना, 100 न्यूटन। अरे समझ आया क्या, अरे क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 5 केजी का पत्थर रेस्ट पे, एफबीडी बना लो। 5 केजी पे ग्रेविटी नीचे लग गई 50। ये रस्सी कहाँ पुल कर सकती है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ लग गया टेंशन T। अगर ये रुका हुआ है तो T की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 50। इसमें तो कुछ था ही नहीं, T की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 50। अब ये पूरी एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग में तो एक ही टेंशन रहता है, तो यहाँ 50 आ गया है, तो यहाँ भी क्या होगा, 50 न्यूटन। अरे समझ आया कि नहीं, अरे समझ आया। रोहित बहुत बेसिक है यार, अगर समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा ध्यान दो यार, फोकस करो थोड़ा। ऐसे बार बार बताएंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, पर बहुत गलत बात है, बहुत ही आसान सवाल था, इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं। तुमने एफबीडी नहीं बना पाया होगा, ठीक है ना, इतनी सी बात है। ये 2 केजी का पत्थर है, देख लो भाई। ये 3 केजी का पत्थर है, और ये 5 केजी का पत्थर है, ठीक है ना। सबसे पहले नीचे mg लग गया 50, 30, 20। रोहित समझ आता जाए तो बोलते जाना मेरे भाई, स्पेशली तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं दोबारा, और किसी ने नहीं पूछा है ये क्वेश्चन। तो मैंने तीनों पे सिर्फ ग्रेविटी लगाई है। अब देखो S3, ध्यान से देखो जरा। 3 केजी का पत्थर इधर है, बीच में रस्सी है, 5 केजी का पत्थर इधर है। 5 केजी पर रस्सी टेंशन किधर लगाएगी, नीचे या ऊपर, जल्दी बोलते जाओ मेरे भाई, नीचे या ऊपर। 5 केजी पर रस्सी टेंशन किधर लगाएगी भाई, ऊपर, तो मैंने उसे T3 बोल दिया। 3 केजी पे वो रस्सी टेंशन किधर लगाएगी,
3 kg पे पुल करना है इस रस्सी को, 3 kg को, तो किधर लगाएगी? वाह मेरे भाई वाह, ये तो टैलेंटेड आंसर दे दिया तुमने यार, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ये रस्सी इस 3 kg के पत्थर को ऊपर फोर्स लगाएगी, हैं? अरे प्रभु, कैसी बातें कर रहे हो यार। मान लो तुम ऐसे एक जगह लटके हुए हो, देख पा रहे हो तुम, ये तुम लटके हुए हो, ठीक है, तुमसे एक रस्सी बंधी हुई है, वहां पे एक और आदमी लटक जाए तो तुमको सहायता मिलेगी लटकने में? अरे बात बताओ, तुम्हारे से अगर कोई और आदमी लटक जाए तो ये रस्सी तुम्हें किधर खींच रही होगी, ऊपर या नीचे? हैंड रेस करो बेटा अपना, हैंड रेस कर दो। हाँ बोलो, हाँ क्या सर। डाउट? सर वो वाला मतलब 3 kg वाला में नीचे क्यों लग रहा है सर? बेटा वो ऊपर समझ नहीं कैसे आ रहा। लगेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपने जीवन में रस्सियां देखी हैं कभी? रोप देखी है हाँ आपने? रोप, हाँ रोप देखी है ना? मान लो कि छत से एक रोप लटक रही है, ठीक है ना, उससे आप एक 5 kg का पत्थर लटका दो, तो वॉल के ऊपर जो रूफ है आपकी, उस पर रस्सी फोर्स किधर लगा रही होगी, नीचे या ऊपर? नीचे नीचे। कॉमन सेंस है ना भाई, ये कॉमन सेंस है क्या? अब देखना, हाँ 3 kg और 5 kg के बीच में रस्सी है, इस 5 kg के लिए ये 3 kg रूफ जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ अरे भाई, तो फिर इस पे 3 kg पे किधर लगेगी रस्सी फोर्स, नीचे और 5 kg पे किधर लगाएगी? ऊपर। अरे तो डाउट क्या है भाई, सर वो एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था मैं, कि वो रस्सी किधर कैसे। अब खींचेगी? ठीक। अरे मैंने कहा है ना तुमसे यार, अब तुम्हें खींचना है उससे दूर, हमेशा पत्थर से दूर जाता हुआ, इस तरह रट लो, दूर जाता हुआ नहीं एक। सर, आप बोले थे ना कि वो पुल करना पड़ेगा, मैं तो पुल ही इसीलिए तो फिर कर रहे मैं हैं भाई, समझा नीचे तो पुल ही तो पुश। कर रहे हैं। नीचे पुश कैसे हुआ? बेटा पुश होता है, किसी चीज को आपने धक्का दिया ना, तो उसकी तरफ फोर्स लगाना पड़ता है आपको पुश करने के लिए, उससे दूर फोर्स लगाना पुल होता है। ये पुल है, ये पुल है, ये पुल है, ये पुल है, सब कुछ पुल है अगर उससे दूर फोर्स लगा रहे हो तो, समझ रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। हाँ सर ठीक है। चलो भाई, ठीक है, तो अब हो गया होगा मेरे हिसाब से, अब क्लियर हो जाएगा, वो तुम्हारा पुशिंग पुलिंग का तुमको कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। और सवाल कर लेते हैं। चलो, ये याद रखना कि एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन रहेगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन है, आपको बताना है मास m such that system remains at rest। अब ये थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है मैंने अचानक, बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों को कहां तक समझ आ गया है, बाकी फिर हम नॉर्मल क्वेश्चन पे चले ही जाएंगे। बढ़िया भाई, श्रेष्ठ। दोनों का एफबीडी बनाओ, दोनों पे नेट फोर्स को 0 करो, स्ट्रिंग में टेंशन T मान लो। आशुतोष ने भी दे दिया भाई, बढ़िया।
श्रेष्ठ, तुमसे एफबीडी बनाए बिना इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कभी ना कभी जीवन में एफबीडी बनाया होगा, है ना। पहले प्रैक्टिस अगर हम कर लेंगे तो फिर एफबीडी नहीं बनाने पड़ेंगे। पर अगर आपने जीवन में पहली बार फ्री बॉडी डायग्राम जैसी चीज देखी है तो आपसे बिना देखे नहीं होगा, बिना बनाए नहीं होगा। हाँ तो यही बात है ना, पहले 100 बार बनाया है, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। पहले 100 बार बना लिया तो अब नहीं बनाना पड़ रहा। जिन्होंने पहले कभी नहीं बनाया है अब बना लो, समय तो है ही हमारे पास। क्योंकि ये सारी चीजें जो हम अभी कर रहे हैं इन पे तो हम ध्यान भी नहीं देंगे जब हम मैकेनिक्स के क्वेश्चन करेंगे, तो है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आप अभी समझ लेना, याद कर लेना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। सबसे पहले मैं बस एफबीडी बना रहा हूं, देख लो, और क्वेश्चन दूंगा मैं से, पहले आप देख लो प्लीज, कोई भी करो मत। अब जिनका आना था मैं जानता हूं आ चुका है, अब बाकी लोग सिर्फ टाइम पास करेंगे, इसलिए ध्यान से देख लो सिर्फ, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूं सभी लोग ध्यान से देख लो, अगर आपको समझ नहीं आएगा मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, एफबीडी बनाना शुरू करते समय हमें पता है कि हम एक्सिस चूज करते हैं, ये मैंने इसके लिए चूज कर ली 5 kg के लिए, और इसको मैं एज इट इज पिक्चर से बाहर लेके आया था, तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल चुनते हैं, एक वर्टिकल चुनते हैं, एक अलोंग द इंक्लाइन चुनते हैं, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन चुनते हैं। ये मैं बता चुका हूं, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि यहाँ इतनी एक्सिस है तो मुझे एंगल्स पता करने हैं, तो देखो ये 37 डिग्री दिया गया है, यही अलोंग द इंक्लाइन है, यानी ये 37 डिग्री दिया गया है, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 37 डिग्री है, फिर एक छोड़ के एक 37 डिग्री है, ये मैंने बता दिया था। चलो भाई, तो मुझे एंगल्स पता लग चुके हैं, इसका मतलब अब मैं एफबीडी बनाता हूं। आसान 5 kg वाले का बनाना है। 5 kg पे ग्रेविटी सबसे पहले कहां लगाएगी, नीचे फोर्स लगाएगी, m इंटू जी, यानी कि 50 न्यूटन। कहीं कांटेक्ट है नहीं, किसी सरफेस से कांटेक्ट नहीं है, एक स्ट्रिंग जरूर बंधी हुई है तो उसमें टेंशन होगा। तो स्ट्रिंग इसे किधर खींच के रखे हुए होगी, ऊपर, तभी तो ये हवा में लटके हुए हैं। तो स्ट्रिंग में टेंशन मैंने मान लिया टी, तो इस पे टेंशन लग रहा है ऊपर टी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है, यानी इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर किसी पे नेट फोर्स 0 है तो जितना फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो उतना ही नीचे लगा रहे होगे, यानी टी बराबर सीधे सीधे मुझे मिल गया कितना, 50 न्यूटन। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एम के ऊपर। एम का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूं। एम पे सबसे पहले ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो सब पे ही वर्टिकली डाउन लगती है नीचे की तरफ, और वो लगती है एम जी। जी को मैं ले लेता हूं 10, तो 10 एम। समझ आई क्या बात, इतना सबको क्लियर है। फिर देखते थे हम कांटेक्ट है क्या कहीं, तो कांटेक्ट मुझे दिखा कि इंक्लाइन प्लेन के साथ है। तो इंक्लाइन प्लेन जो नॉर्मल लगाएगा हमेशा पुश करने के लिए लगाता है, और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगाता है, यानी ये था इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा लग रहा होगा वो इस तरह से लग रहा होगा, एन बोल देता हूं मैं उसे। समझ आ रही है क्या बात। और कहीं कांटेक्ट है नहीं, क्या रस्सी बंधी हुई है, हाँ, तो टेंशन होगा। ये रस्सी इस एम को किधर पुल कर सकती है, किधर खींच के रख सकती है, तो आपको पता है ऑब्वियसली ये इधर पुल कर रही होगी, और पूरी स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम रहता है, इसलिए इसमें भी टेंशन किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, अलोंग द इंक्लाइन। तो ये मैंने टेंशन बना दिया टी। इसमें किसी को दिक्कत, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत किसी को। अब जब भी आप ऐसा करो ना, जब भी आप इस तरह से डायग्राम बना लो, तो आपको दिख रहा है कि फोर्सेस वर्टिकल में है, अलोंग द इंक्लाइन है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं, पहला स्टेप जो होगा वो होगा आपका रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन एनी टू
परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। पहले आप चुन लो कि आप सारे फोर्सेस को किस डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व करने वाले हो, यानी उनका कंपोनेंट लेने वाले हो। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चुन लो, तो आप जितने भी फोर्सेस हैं उनका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ले लो, या फिर आप अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन चुन लो, और जितने भी फोर्सेस हैं उनका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ले लो। बात समझ आ रही है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं। आपने एफपीडी बना लिया, आपके पास चार एक्सिस हैं, एक हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा था मुझे आंसर नहीं जानना यार, क्यों दिए जा रहे हो आंसर? मैं समझा रहा हूं एक बार, अच्छी बात है आपका आ गया। तो चार एक्सिस हैं आपके पास, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, एक अलोंग द इंक्लाइन है, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है। समझ आ रही बात? आपको कोई भी दो एक्सिस का पेयर चुनना है, या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और सारे फोर्सेस का कंपोनेंट उन्हीं दोनों एक्सिस के अबाउट लेना है, और फिर उन दोनों एक्सिस के अबाउट नेट फोर्स को क्या कर देना है? जीरो कर देना है। समझ आ रही है बात? अब देखो बेटर क्या होगा, यहां पे मुझे दिख रहा है सीधे सीधे से कि टेंशन अलोंग द इंक्लाइन है, तो मुझे इसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, और तीसरा फोर्स जो है mg वो एक रैंडम डायरेक्शन में है। तो बेटर क्या होगा, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लूं, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंपोनेंट्स लूं, या अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन में लूं? देखो आंसर दोनों से आएगा, पर अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चुनते हो तो आपको नॉर्मल के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे और टेंशन के भी कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन अगर चुनते हो, तो ये तो पहले से ही अलोंग द इंक्लाइन है, ये पहले से ही परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, तो सिर्फ आपको mg का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है ना? तो मैं इनके कंपोनेंट्स ले रहा हूं अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो टेंशन तो पूरा अलोंग द इंक्लाइन हो ही गया, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हो ही गया, mg का कंपोनेंट लेते हैं भाई। तो mg का कंपोनेंट एक आएगा अलोंग द इंक्लाइन और एक आएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। देखो बीच का एंगल 37, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो कॉस आता था, तो 10m cos 37 डिग्री, और यहां आएगा 10m sin 37 डिग्री। अब मैंने इसके कंपोनेंट्स ले लिए हैं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो एक तो मैं क्या करूंगा, नेट फोर्स को जीरो करूंगा अलोंग द इंक्लाइन, और एक मैं नेट फोर्स को जीरो करूंगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ठीक है, तो अलोंग द इंक्लाइन अगर जीरो कर रहे हैं, अलोंग द इंक्लाइन अगर आप जीरो कर रहे हो, तो इंक्लाइन में ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के। समझ आ रही है क्या बात? यानी कि T ये इक्वल होना चाहिए 10m sin 37 डिग्री के, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन की अगर मैं बात करूं, तो इंक्लाइन के ऊपर लगने वाला फोर्स ये इक्वल होना चाहिए इंक्लाइन के नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के, यानी कि नॉर्मल ये इक्वल होना चाहिए 10m cos 37 डिग्री। समझ आई क्या बात? अच्छा, पहले वाले में अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, टेंशन मुझे मिल चुका था 50, ये जाना चाहिए 10m sin 37 होता है 3/5, ठीक है ना? तो m की वैल्यू हमें जो मिल जाएगी यहां से, वो मिलेगी 25/3 kg। ये आपको मास मिल चुका है, इसे चाहो तो आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको नॉर्मल रिएक्शन भी मिल जाएगा। अब बोलो किस किस को डाउट है, हैंड रेस करो अपना, एक एक डाउट सॉल्व करेंगे हम आराम से। बताओ। किसी को डाउट नहीं है? अरे किसी को डाउट नहीं है? बोलो भाई। हेलो। हाँ सर, अगर वो एम मास की जगह और 2-3 अगर मास अगर लगा दिया जाए बेटा तो ये क्या क्वेश्चन होगा? में डाउट है क्या तुम्हें? ना सर। तुम लोग हवा में क्यों चलते हो यार?
मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन, जो मैं पूछ रहा हूं आप उसका आंसर दिया करो। क्या इस क्वेश्चन में डाउट है? मैं आपसे नया क्वेश्चन नहीं हाँ पूछ रहा हूँ। सर। और किसी को डाउट है कोई? ठीक है, तो हमने क्या किया है, सिंपली कंपोनेंट्स लिए हैं अलोंग द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर इंक्लाइन, और नेट फोर्स को क्या कर दिया है, 0। ठीक है, चलो और देख लेते हैं, ट्राई करना सॉल्व करने का। M फॉर इक्विलिब्रियम आपको बताना है, बताओ। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जनरली हम क्या कर रहे होंगे, mg का कंपोनेंट ले रहे होंगे, ठीक है ना। जनरली हम mg का कंपोनेंट ले रहे होंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका इंक्लाइन प्लेन ऐसे है और ये एंगल थीटा है और m मास का पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमेशा अलोंग द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आता है वो आता है mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जो कंपोनेंट आता है वो mg cos थीटा। इस चीज को आप रट भी सकते हो, हालांकि आपको रट जाएगी अपने आप ही। अगर आपका इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है और उस पे m मास की ऑब्जेक्ट रखी है, तो mg के कंपोनेंट्स आप अलोंग द इंक्लाइन लेते हो तो वो आता है mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लेते हो वो आता है mg cos थीटा। जैसे मैंने किया था एग्जैक्टली वैसे ही करना है। चलो m का एफईडी बना देते हैं भाई। m पे सबसे पहले नीचे क्या लग जाएगा, तो m पे नीचे लग जाएगा mg, और एक रस्सी बंधी हुई है तो वो टेंशन लगा रही होगी ऊपर t। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो t बराबर होना चाहिए mg, इसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। मेन चीज है हमें बनाना है 10 kg का एफईडी, तो सबसे पहले इसके ऊपर लगेगी ग्रेविटी नीचे की तरफ 100 न्यूटन, सीधी सी बात है। फिर देखेंगे कांटेक्ट, कांटेक्ट इसका इंक्लाइन के साथ है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा एक नॉर्मल, यानी इस तरफ लगेगा एक नॉर्मल जिसे मैं n कह देता हूँ।
उसके बाद एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो उसमें लगेगा एक टेंशन, स्ट्रिंग खींच रही है इस तरह से, टेंशन T। तो हमेशा बेटर होता है कि आप mg का कंपोनेंट ले लो अलोंग द इंक्लाइन, तो वो आता है 100 sin 53, और एक कंपोनेंट ले लो mg का किस तरफ, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, वो आता है 100 cos 53। अब बड़ा ही आसान है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन ये 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ये भी मेरे भाई 0 होना चाहिए। तो अलोंग इंक्लाइन अगर मैं देखूं तो ऊपर लग रहा है T और नीचे लग रहा है 100 sin 53, तो नेट क्या हो जाना चाहिए 0, तो T बराबर होना चाहिए 100 sin 53 डिग्री। 100 sin 53 डिग्री यानी कि 80 न्यूटन। ये T आपको मिल गया, ऐसे उठा के कहां रख दूं मैं, यहां। तो ये 80 बराबर होना चाहिए m इंटू जी की वैल्यू 10, m बराबर आ गया 8 kg। कोई नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन से हमें मिल जाता कि n ये इक्वल होना चाहिए क्या, n ये इक्वल होना चाहिए 100 cos 53 डिग्री, नेट फोर्स को 0 करके परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, यानी n की वैल्यू मिल जाती है आपको 60 न्यूटन। अरे समझ आया क्या? अरे थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, पहले जो हालत थी उससे बेटर हुई क्या? और सवाल करें? चलिए, ये देखो तीसरा सवाल। डरना नहीं है किसी चीज से, मैं पहले ही बता चुका हूं। इंक्लाइन का एंगल अगर थीटा है तो अलोंग द इंक्लाइन साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कॉस थीटा। तो ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहाँ एक पुली लगी हुई है जो घूमती नहीं है। ये आपका 10 kg का पत्थर है, ये रही स्ट्रिंग, और ये मास है m। तो m की वैल्यू बतानी है सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ध्यान से करिएगा, दोनों का एफबीडी ध्यान से बनाना है, इस बार दोनों का एफबीडी टेढ़ा बनेगा। बढ़िया भाई, श्रेष्ठ। तो देख रहे हो कुछ बच्चे क्वेश्चन देखते ही आंसर दे पा रहे हैं, उसका मेथड आप भी करने लग जाओगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद, आपको दिख जाएगा सीधा सीधा, आपको एफबीडी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हाँ, वो भी एफबीडी बनाते ही हैं पर वो मन में बना लेते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल भाई, सही है आशुतोष। ठीक है ना, धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करने लग जाओ कि किस डायरेक्शन के फोर्स से आपको मतलब है और किस डायरेक्शन के फोर्स से आपको मतलब ही नहीं है। तो वो चीजें मन में होने लग जाती हैं, आप काफी प्रैक्टिस करो उसके बाद फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी अगर हम इनिशियल स्टेज पे हैं, आपने पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम एग्जैक्टली बनाना आना चाहिए।
तो चलो देख लो। आधे लोग जो नहीं सीख पा रहे होंगे ना, उसका कारण ये होगा कि जब मैं आपसे बोलता हूँ कि देख लो, तब आप देखते नहीं हो। एक बार आप मुझे सवाल करते हुए अच्छे से देखो, मेरी अप्रोच समझो, तो फिर आपको भी उस तरह से समझ आने लग जाएगी। देखो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं जब सवाल सॉल्व करता हूँ तो मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ कि नहीं करता। कई लोग तो एक्सिस ड्रॉ नहीं करते स्टाइल में, पर आपको एक्सिस ड्रॉ करनी है। मैंने चारों एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद मेरा स्टेप होता है एंगल लिखना। मैं आपको एकदम बेसिक से बार बार करके दिखा रहा हूँ, उसका कारण यही है कि मैं चाहता हूँ हर बच्चा सॉल्व कर पाए। ये एंगल आपको पता है इंक्लाइन का, ये दिख रहा है 37, तो मेरे भाई ये इंक्लाइन है तो ये भी होगा 37। तो ये 37 हो गया, ये एक छोड़ के एक, ये ट्रिक हम समझ ही चुके हैं, ये सब 37 हो गए। अच्छा इस इंक्लाइन के लिए ये 53 है, यानी कि ये 53 डिग्री है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल 53, फिर ये 53, ये 53 और ये 53, एक छोड़ के एक को हमने 53 लिख लिया। अब ये 10 kg का है और ये m है। सबसे पहले मैं 10 kg का FBD बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ग्रेविटी तो हमें बनानी है नीचे mg, 10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन नीचे लग गया। और देखो कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल, और रस्सी तो किधर लगा रही होगी टेंशन, इधर की तरफ T। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। m का FBD बनाते हैं, m पे अर्थ लगाएगी नीचे mg, इंक्लाइन के साथ नॉर्मल इस तरफ, तो इधर लग गया नॉर्मल, और रस्सी का टेंशन इस तरफ खींच रही होगी T से, तो सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। अब ये हम लिख ही चुके हैं कि अलोंग द इंक्लाइन, ये अलोंग द इंक्लाइन है, आता है mg sin थीटा, यानी 100 sin 37 डिग्री, यानी कि 60 न्यूटन, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आता है 100 cos थीटा, यानी कि 80 न्यूटन। अलोंग द इंक्लाइन को परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन को अलोंग द इंक्लाइन से कोई मतलब नहीं। अब इस 10 kg के लिए देखें तो अलोंग द इंक्लाइन ऊपर लग रहा है T और अलोंग द इंक्लाइन नीचे लग रहा है 60। तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, यानी T बराबर आपको क्या मिल गया, 60 न्यूटन। अरे समझ आई क्या बात, T की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 60 न्यूटन। सिमिलरली M के लिए मैं अलोंग द इंक्लाइन अगर कंपोनेंट लेता हूं तो ये आ जाएगा mg sin 53 डिग्री। अरे समझ आ रहा है। और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आ जाएगा mg cos 53। हमें तो अलोंग द इंक्लाइन से मतलब है, अलोंग द इंक्लाइन ऊपर लग रहा है T और नीचे लग रहा है mg sin 53 डिग्री। g की वैल्यू 10, sin 53 डिग्री 4/5 यानी कि 8m। अरे समझ आया क्या। तो यहां से हमें क्या मिला, T बराबर क्या होना चाहिए, 8m। ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, दोनों को कंपेयर करो। 8m बराबर आया आपके पास 60, m बराबर आया आपके पास 30/4 यानी कि 7.5 kg। तो कई लोगों ने निकाल लिया था, पर जो लोग नहीं निकाल पाए अपनी गलती को आइडेंटिफाई करो। अगर कोई डाउट है तो पूछो। बहुत बढ़िया रोहित। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आप पेशेंस से सोच समझ के और FBD बनाओगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। किसी को डाउट? देखो घबराने से कुछ नहीं होगा, अगर डाउट है तो पूछो। टाइम लग रहा है तो वो मत सोचो कि एकदम करने लग जाओगे आप, भाई ऐसे न्यूटन थोड़े ही हो, समय तो लगेगा ही। समय के साथ चीजें आसान हो जाती हैं। चलो थोड़ा सा अलग चलते हैं, ठीक है ना। एक ट्रिक समझ लेते हैं पहले। तो ये चीज बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट पे कि नेट फोर्स ऑन द पुली इज ऑलवेज 0। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड चीज है। जैसे देखो, ये मान लो इस तरह से रस्सी बंधी हुई है। अब ये रस्सी दूसरी पुली से बंधी हुई है, फिर ये एक एंड बंधा हुआ है और एक एंड पे पत्थर लटका हुआ है m मास का। तो मैं अगर पूछ लूं कि यहां जो टेंशन है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, ये मेरा सवाल है। तो ये हम किस तरह से करेंगे, आता है अगर आपको अच्छी बात है, मैं यहां सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो तो अब ये एक ट्रिक की तरह भी याद रखते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, पर आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है।
मैं यहाँ ट्रिक लिख भी देता हूँ, सीधे से याद रखना। अच्छा ये रेस्ट पे है, तो यहाँ आप मान लो कि कोई टेंशन लग रहा होगा, मान लो T1, इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अगर ये पत्थर रेस्ट पे है तो T1 बराबर mg, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस पुली का एफबीडी बनाता हूँ। तो इस पुली पे टेंशन कहाँ लग रहा होगा, नीचे, पुली को नीचे खींचेगी ना रस्सी, तो यहाँ लग रहा होगा T1, और यही रस्सी तो घूम के इस तरफ गई है, तो इधर से भी नीचे खींच रही होगी, यहाँ पे भी लग रहा होगा T1। अच्छा ये दूसरी रस्सी है, तो यहाँ टेंशन मुझे कुछ और मानना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया था कि एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कांस्टेंट रहता है, पर स्ट्रिंग बदलते ही टेंशन बदल जाता होगा। तो इसमें टेंशन क्या मान लिया मैंने, T2। अब क्योंकि ये पुली मेरी कैसी है, मासलेस है, तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी T2 बराबर क्या आ गया, 2T1। अरे बात समझ आई क्या, यहाँ T2 है और ये स्ट्रिंग सेम है, तो ये जो T उन्होंने पूछा है वो भी क्या है, T2 है, तो T की वैल्यू क्या आ गई, 2T1, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 2mg। अरे बात समझ आई क्या, अरे बात समझ आई। तो वहां जो टेंशन है वो 2mg टेंशन है। तो ट्रिक क्या है ये याद रखो, ट्रिक ये है मेरे भाई कि अगर आपकी ये पुली है और यहाँ पे एक रस्सी है और यहाँ दो रस्सियां हैं, तो ऑब्वियसली पुली के दोनों साइड तो सेम ही टेंशन होगा। बेटा वीडियो चालू हो गया, देबायन बंद कर लो। ये अगर आपकी पुली है, उसके दोनों तरफ सेम ही टेंशन होगा T, तो आप याद रखो नेट फोर्स के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, 2T। सिमिलरली अगर यहां टेंशन है T, तो यहां पे आपको दिख रहा है, यहां हो जाएगा T/2 T/2। तो याद हम क्या रखते हैं ना बेटा, दो पुली अगर दो टेंशन नीचे हैं तो जुड़ के ऊपर हो गए 2T, और ऊपर जो था उसका बट के हो जाता है नीचे आधा। तो आपको इसी तरह से मूव करना होगा। एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसके ऊपर। प्रिंसिपल यही है कि नेट फोर्स पुली पे 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है मेरा, देखना मैं कितना बड़ा बनाऊंगा, ये रहा। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ टेंशन क्या है, बात समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना सभी लोग, दोबारा बता पाने में बहुत टेंशन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ टेंशन मानूंगा T1। ध्यान से देखते जाना, बहुत जल्दी करने वाला हूं मैं। यहाँ नीचे लग गया mg, तो भाई T1 क्या आ गया, mg। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ T1 है, तो यहाँ क्या होगा, T1 सेम रस्सी है, अब दो रस्सी जुड़ के एक रस्सी बन रहे हैं तो डबल। यहाँ 2T1 है, तो यहाँ भी 2T1 होगा, दो रस्सी जुड़ के एक रस्सी बन रहे हैं 4T1। यहाँ रस्सी है, वही रस्सी ये है, ये देखो पूरी रस्सी है क्या ना, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर तक जा रही है, दिख रहा है कि नहीं। ये सेम रोप है जो पुली पे इस तरह से घूम के गई है। तो इसमें था 4T1, यानी यहां भी है 4T1 और यहां भी है 4T1, तो ये दो रस्सी मिलके फिर एक रस्सी बन रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8T1। अच्छा इसमें है 8T1, तो यहाँ भी क्या होगा 8T1, ये दो रस्सी मिलके फिर एक हो रहे हैं, तो T बराबर क्या है 16T1, यानी कि 16mg। कितने लोगों को समझ आया है, H लिख दो जितने लोगों को समझ आया है। H मतलब हलवा, समझ आ गया क्या, एकदम आसान था। दो जोड़ के अगर ऊपर जा रहे हैं, नीचे दो हैं ऊपर एक है तो डबल कर दो, ऊपर एक है नीचे दो हैं तो आधा कर दो। अरे समझ आ रही है क्या बात, चलो तो फिर सवाल करके बताओ इसके ऊपर एक आध। तो आपको बतानी है वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ध्यान से करना।
एक साइड पत्थर 10 केजी का लटका हुआ और यहाँ पे m है। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको m की वैल्यू बतानी है। ध्यान से करना, सोच समझ के करना। सही है बेटा, जिन्होंने भी आंसर दिया है अभी तक सही दिया है। ये नाम क्या है तुम्हारा, जो आपने S और C लिखा हुआ है बेटा, नाम क्या है? ओके, समृद्ध। कोई शीर्ष है क्या, शीर्षा या शीर्ष इस बैच में? शीर्षा है क्या? नॉर्थ में, ओके। क्योंकि क्लास में नहीं देखा हूं ना मैंने उसे, और वो दूसरे सर बता रहे थे कि वो डाउट क्लास में ही रहती है हमेशा। तो ऐसी क्या समस्या है, मैं जानना चाह रहा था। डाउट क्लास यार, मेरी डाउट क्लास नहीं, वो दूसरे सर की डाउट क्लास होती है, सत्यम सर की। वो मुझे आइडिया नहीं है, उनसे पूछ सकते हो आप, 15 मैम से। चलो देख लेते हैं भाई फटाफट एकदम, ठीक है ना। यहाँ माना t, तो यहाँ आया t, ये दो जुड़ के हुए तो ये हुआ 2t। अब देखो एक से दो जा रहे हैं, एक से दो जा रहे हैं तो आधा आधा बट जाएगा t और t। यहाँ t तो यहाँ भी t, दो से एक जा रहे हैं तो 2t, तो यहाँ भी क्या होगा 2t। तो 2t बैलेंस कर रहा है 100 kg को, तो t बराबर हो गया भाई 50। और यहाँ देखो t बैलेंस कर रहा है mg को, mg बराबर 50, तो m बराबर 5 kg। अरे भाई समझ आया कि नहीं पहला वाला? अरे समझ आया कि नहीं? ध्यान से, दो से अगर एक पे जा रहे हो तो डबल, एक से टूट के दो पे जा रहे हो तो हाफ। अरे समझ आया? किसी को डाउट पहले वाले में? किसी को डाउट पहले वाले में? दूसरा बता दो। यस, डाउट है क्या तुमको? कोई डाउट किसी को? हैंड रेज कर दो भाई, हैंड रेज कर दो। सर वो 2T और 2T मिल के 40 हो जाना चाहिए था। कौन सा भाई? ये 2t? ये 10, हाँ यहाँ पे जो 2T और 2t है, 2T तो हाँ एकदम ऊपर पे। एकदम ऊपर। हाँ यहाँ 40 हो जाता तो, अरे इस 10 किलो को तो ये 2t ही संभाल रहा है ना। मैंने थोड़ी पूछा कि यहाँ टेंशन कितना है, यहाँ टेंशन तो 40 है। अरे भाई इस 10 किलो पे नीचे mg लग रहा है, पर ऊपर तो 2t लग रहा है ना। अच्छा सर, हाँ ठीक है सर। तो इक्विलिब्रियम में लाओगे ना। ठीक है सर।
चलो भाई ये वाला देख लेते हैं। 10 kg का FBD बना लेता हूं पहले मैं। अच्छा इसका FBD तो यही बन जाएगा सीधे से, mg यहाँ लग रहा है, यहाँ मान लो टेंशन T, तो T बराबर mg, ये तो दिख गया ना छोटे m का। तो अच्छा अब इसमें टेंशन T है तो इसमें T होगा, सेम रस्सी जो है सब में T होगा, T T T दिख रहा है कि नहीं, ये पूरी रोप एक ही थी, इस तरह से गोल घूम घूम के गई थी, एक ही रोप थी, तो सब में टेंशन क्या मान लिया T। अच्छा यहाँ T T मिलके एक हो रहे हैं तो यहाँ 2T, यहाँ 2T, यहाँ भी 2T, तो 10 किलो पे इफेक्टिवली ऊपर क्या लग रहा है 60 और नीचे क्या लग रहा है 100। अरे समझ आया कि नहीं, तो 100 बराबर क्या होना चाहिए 60, तो T बराबर क्या आया 100/6, और यहाँ पे रख दें अगर तो हमें क्या मिल जाएगा 10m बराबर 100/6, यानी कि m की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 5/3 kg। अरे समझ आया कि नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है FBD में अगर टेंशन पता करना हो पुली वगैरह सिस्टम से, तो देख लो कि 2 से 1 पे जा रहे हो या 1 से 2 पे जा रहे हो। अगर आप 1 से 2 पे जा रहे हो तो स्प्लिट कर दो, और 2 से 1 पे जा रहे हो तो डबल कर दो। अरे चमका क्या, बोलो भाई। सिक्सटी कैसे, अरे राम, अरे राम राम राम, अरे अरे अरे, ये तो दुख की बात कर दी यार तुमने। 60 कैसे, अब इसको कैसे बताऊं, वापस से पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रभु देखो, जिनको भी समझ नहीं आया था भाई साहब, ऐसे मत किया करो, थोड़ी आंखें खोलो, मन की आंखें खोलो। ये देखो भाई साहब, टी यहाँ दिख रहा है, बोलते भी नहीं है, एच तो लिख दिया करो, थोड़ा तो मेहनत करो तुम भी, मुझे पता तो चले कि तुम हो कौन, तुम्हें समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। प्रभु जिन्हें समझ नहीं आया था, एच लिख दिया आपने। टी यहाँ है तो यहाँ प्रभु क्या है टी, इस पूरी रस्सी में टी है, इसमें कष्ट है क्या आपको, इसमें कोई डाउट आपको नहीं। अच्छा टी और टी मिलके बेटा क्या होता है, जल्दी तेजी से जवाब, इतना टाइम नहीं लगता। 2T यहाँ भाई साहब, 2T यहाँ भाई साहब, 2T, ये तीनों किस पे लग रहे थे भाई 10 किलो पे, तो 2 + 2 और +2, मैं जानता हूं थोड़ा मुश्किल है पर जुड़ के हो जाता है 6। अरे समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है क्या सभी को। तो आज भाई यहीं तक रखेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और इंक्लाइन प्लेन वाले और क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। आज जन्माष्टमी है तो थोड़ा पूजा पाठ का समय हो चुका है, ठीक है, तुम लोग भी जाओ। ठीक है, एंड करता हूँ भाई मैं, मॉड्यूल अभी कहाँ हो पाएगा भाई, कल नहीं था भाई हमारे यहाँ, आज हो रहा है। मोहित सर का क्लास इसलिए नहीं हुआ, वो अपने ससुराल गए हुए हैं इसलिए मोहित सर का क्लास नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो भाई, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हो जाएगा शायद, लौट आएंगे तब तक, पता नहीं है भाई मेरे को, ऐसा मेरे को पता है गए हुए थे, बाकी मुझे नहीं पता वो लौट आएंगे या भगा दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो गई। आ गए तो क्लास ले लेंगे, नहीं आए तो मना ही कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू।